हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है सफलता रथ क्लासरूम में। आज के इस लेक्चर का उद्देश्य है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन बेसिक टर्म्स को क्लियर करना जिसके नहीं जानने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। तो चलिए, जब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कार्बनिक रसायन होता क्या है, तो आप कहेंगे सर कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन होता है। कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन होता है, तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होगा कार्बनिक यौगिक। इसी का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो क्या कहलाएगा, तो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि भाई आप पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो है बचपन में हम लोग सीखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होते हैं उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु अब जो ये डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत। ऐसा नहीं है कि किसी यौगिक में अगर कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक ही है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बिना कार्बन का कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हैं, इन ऑक्साइड में आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको NaHCO3 यानी बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा है। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं या बाई कार्बोनेट्स होते हैं, ये भी आपके जो हैं कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। तो इन्हें भी जो है हम लोग कार्बनिक यौगिक में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ साइनाइड देखने को मिलेगा, जैसे सोडियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड, और ये आपको साइनेट, OCN को बोलते हैं साइनेट। यह है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है, तो साइनाइड और साइनेट्स भी आपके जो हैं कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। तो सर कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? तो जितने भी ऐसे यौगिक हो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, जितने भी ऐसे यौगिक हो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी आपके क्या हैं सर, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या हो जाएंगे, कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे जो हैं कुछ और तत्व देखने को मिलते हैं। जैसे सल्फ़र देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं, फॉस्फोरस देखने को मिलते हैं। और एक्स का मतलब होता है हाइलोजन। एक्स का मतलब होता है हाइलोजन, जिसमें 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये चारों तत्वों को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये हाइलोजन होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तो 100% रहेगा, परंतु ऐसे यौगिक नहीं कार्बनिक यौगिक होंगे कि जो कि का ऑक्साइड हैं, कार्बोनेट, साइनाइड, इस तरह के यौगिक हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भाई जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें कार्बन 100% है, लेकिन इसका अपोजिट जो है कि प्रत्येक कार्बन वाला कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है, वो गलत हो जाएगा। यानी ये ज़रूरी नहीं कि अगर कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक होगा ही होगा, परंतु अगर कार्बनिक यौगिक कोई है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन का होना ज़रूरी है। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड्स जो बने होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होंगे। तो हाइड्रोकार्बन 100% क्या होंगे, तो कार्बनिक यौगिक होंगे।
अब देखिए, और हाइड्रोकार्बन प्लस क्या, अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो क्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन प्लस क्रियात्मक समूह, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं या जितने भी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। यहाँ हमने कथन का भी जिक्र किया कि सभी कार्बनिक यौगिक में 100% कार्बन होंगे, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी यौगिक में कार्बन है तो वो 100% कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे कि ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों में कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप सोडियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड या अमोनियम साइनेट की बात करेंगे तो ये सभी के सभी ऐसे यौगिक हैं जो कि कार्बन के होने के बावजूद भी कार्बनिक यौगिक नहीं हैं। अब बहुत पहले जब ये डिसाइड किया जा रहा था कि क्या कार्बनिक यौगिक है और क्या नहीं, तो एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था वर्जिलियस, जिन्हें जो है ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिन्हें कहते हैं हम लोग जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। भाई अब जो है जीवन शक्ति का सिद्धांत देखते हैं। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है वो वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था, जिन्हें ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री के पितामह, दादाजी। तो इन्होंने जो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है समझिएगा, ये कहती है कि दुनिया में जब भी कार्बनिक यौगिक बनेगा तो वो या तो किसी पौधे से प्राप्त होगा या फिर किसी जंतु से प्राप्त होगा। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि प्रयोगशाला में, यानी आप लैब में जो है कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करें, तो यह पॉसिबल नहीं है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे चल के इन्हीं का एक चेला आते हैं जिनका नाम रहता है बोहलर। बोहलर क्या करते हैं? अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो उन्हें यूरिया मिल जाता है। अब हमने पहले ही डिस्कस किया कि अमोनियम साइनेट जो है यह एक प्रकार का क्या है? कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा NH4OCN। तो ये जो अमोनियम साइनेट है इसको गर्म करने के बाद यूरिया का निर्माण होता है, NH2CuNH2। तो यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि भाई बोहलर ने प्रयोगशाला में ही अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया और लैब में बनने वाला पहला यौगिक भी कौन बन गया? यूरिया। तो इसीलिए उस दिन से जिस दिन जो है इन्होंने प्रयोग किया और बोहलर ने ये बता दिया कि प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, तो जो वर्जिलियस के द्वारा जीवन शक्ति का सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था उन्हें जो है गलत साबित कर दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि कार्बनिक यौगिक केवल पेड़ पौधे या जंतु के अंदर ही बन सकते हैं, उन्हें जो है प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो ये बात क्या हो गया? जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत हो गया। फिर जब हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड। अब देखिए, जब ये डिसाइड किया गया कि कार्बन जो है वो प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? कार्बन को प्रयोगशाला में बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगा।
अब उसी क्रम में जो है कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनने लगे, और इतने सारे यौगिक बनने के पीछे का कारण जब जानने की कोशिश की गई तो देखा गया कि कार्बन के पास एक विशेष गुण है जिसे हम लोग कहने लगे श्रृंखलन गुण। यानी कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करता है, और हो सकता है कि ये सीधे तौर पर जुड़े या जुड़ कर के एक रिंग का निर्माण करें, रिंग यानी वलय का निर्माण करें। तो कई बार कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़कर रिंग का निर्माण करने लगा, तो कई बार वह क्या किया, सीधी श्रृंखला का निर्माण करने लगा। और न सिर्फ सीधी श्रृंखला, इसमें भी और सारे वेरिएशंस देखे गए। जैसे कई बार एक कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ने लगा, तो कहीं कहीं ये देखा गया कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, या कहीं कहीं जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। कहीं कहीं पे देखा गया कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरह के डबल बॉन्ड्स वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इस तरह के चीज़ें को जो है देखा गया। तो ये जो श्रृंखलन गुण है, इसी गुण के कारण, तो इसी श्रृंखलन गुण के कारण जो है ये देखा गया कि भाई कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं। कार्बन के क्या हैं, तो बहुत सारे यौगिक हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड देखा गया, इसकी लंबाई देखी गई ये 1.54 एंगस्ट्रॉम था, जिसे अगर आप पिकोमीटर में देखेंगे तो ये 154 पिकोमीटर के आसपास होता है। सिमिलरली डबल बॉन्ड की लेंथ देखी गई तो वो 1.34 एंगस्ट्रॉम था, पिकोमीटर में 134 पिकोमीटर हो जाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका लेंथ देखा गया 1.20 एंगस्ट्रॉम, और जो कि कितना होता है, 120 पिकोमीटर होता है। ये दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की लंबाई है, ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की लंबाई है, और ये कार्बन और कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई है। ये देखा गया। यानी अगर आप बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होती है। लेकिन अगर आप मजबूती के आधार पर देखेंगे कि कौन सा बंधन ज़्यादा मजबूत होगा, तब दोस्तों जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा, ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा कम मजबूत होगा, और सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे कम मजबूत होगा। तो मजबूती के आधार पर भी आप इसको जान सकते हैं, और साथ ही लेंथ यानी लंबाई के आधार पर भी आप इसको जान सकते हैं। तो आपने देखा कि कार्बन किस गुण के कारण बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है, तो उस गुण का नाम क्या है, उस गुण का नाम है श्रृंखलन गुण, यानी चेन। हमने ये देखा कि भाई जो कार्बन है वो श्रृंखलन गुण के कारण कई सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। श्रृंखलन गुण के कारण जो है वो कई सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एन कहा जाता है। वहीं अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईन कहा जाता है। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइन कहा जाता है। और जहाँ कहीं भी कार्बनिक यौगिक में वलय यानी रिंग का निर्माण होता है तो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है जो कि है सर साइक्लो। उसके अलावा आप यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और आप ध्यान रखिएगा यह जो है एक विशेष यौगिक है जिसका नाम है दोस्तों बेंजीन। तो जब भी आपको बेंजीन शब्द सुनाई दे या बेंजीन शब्द लिखा हुआ दिखे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यौगिक है जिसका स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन जो होते हैं प्रत्येक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखिए कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट यानी चतुस्संयोजी
तत्व है, यानी ये हमेशा ही 4 बंधन का निर्माण करेगा, 4 से अधिक बंधन नहीं बना सकता। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर डबल बॉन्ड में देखेंगे तो 2 बंधन 3 और 4, तो यहाँ भी 4 हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 3 और 1 4, तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे हमेशा ही कार्बन आपको 4 बंधन के साथ ही दिखेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कार्बन के लिए एक बंधन यहाँ पे है, ये दूसरा ये है और तीसरा चौथा यहाँ है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, तो टोटल जो है 4 बॉन्ड हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 बंधन बनाते हैं। तो जब भी कभी आपको N दिखे तो आप समझ जाइएगा कि जिस कार्बन की बातें हो रही है वे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। और जब आपको N दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ी है। जब आपको आयन दिखे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी है। और जब आपको साइक्लो वर्ड सुनाई दे या दिखाई दे तो आप समझिएगा कि कार्बन ने आपस में मिलकर वलय यानी रिंग का निर्माण कर लिया है, वलय यानी रिंग का निर्माण कर लिया है। और जब आपको अल्टरनेट, जब आपको बेंजीन सुनाई दे तो आपको ये वाला जो है स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अब यही स्ट्रक्चर नॉर्मली इस प्रकार से बना दिया जाता है, यही स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली आपको इस तरह से बना दिया जाता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। यहाँ ये जो कार्बन है प्रत्येक कोना पर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसी स्ट्रक्चर को कहीं कहीं पर ऐसे बना दिया जाता है, या कहीं कहीं पे आपको जो है बेंजीन इस रूप में भी देखने को मिल सकता है। बीच में बस क्या कर दिया जाता है, ऐसा रेजोनेंस की वजह से होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि भाई बेंजीन अगर आए तो सबसे मूल स्ट्रक्चर ये है, या फिर ये या ये, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, बेंजीन है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ हर एक जगह आपको 2 ही कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब आप कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ देख रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ जितने भी यौगिक हमने बनाया है ये सभी के सभी क्या हैं, हाइड्रोकार्बन हैं। और हमने तो पढ़ रखा है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं टोटली हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे हम समझ गए हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, तो कार्बनिक यौगिक हैं। अब सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना कि जिसमें कार्बनिक यौगिक के साथ जो है वो क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जिसे आपने जो है कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा था। तो ये हाइड्रोकार्बन है और इसी में यदि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई तत्व दिखना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो चलिए अब उसको भी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है और इसके अलावा ऑक्सीजन है, यानी यह क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। यहाँ जो आपको OH समूह दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं सर, तो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होते हैं। फिलहाल क्रियात्मक समूह के बारे में अगला लेक्चर में आप लोग बहुत डिटेल से जानोगे। यहाँ भी आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावे क्या दिख गया, तो ऑक्सीजन दिख गया। तो यहाँ पर CHO जो है यह एक जो है क्रियात्मक समूह होता है। फिर यहाँ पर भी जो NH2 दिख रहा है आपको, ये भी एक तरह का क्या होता है, क्रियात्मक समूह। यहाँ जितना क्रियात्मक समूह हम लिख रहे हैं उसका नाम आपको लिख देते हैं। ये जो क्रियात्मक समूह है इस क्रियात्मक समूह का नाम होता है अल्कोहल।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका नाम होता है एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? एल्डिहाइड। यहाँ जो आप देख रहे हैं NH2, इसका नाम होता है एमाइन। और यहाँ आप देख रहे हैं 2 कार्बन के बीच जो है वो ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम होता है ईथर। तो यहाँ आप जो भी देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन और ईथर। इसमें आपको देखिए, इसमें एक्स्ट्रा में आपको मिला ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ आपको नाइट्रोजन मिला। तो जब हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के तत्व देखने को मिले, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे कुछ देखने को मिले, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहेंगे। उसे आप लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसमें तो आपको इस स्ट्रक्चर को तो बताए ही थे बेंजीन, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न तो नहीं है, यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। जबकि व्युत्पन्न में ये सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सबों में जो है ऑक्सीजन है, किसी में नाइट्रोजन है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के यौगिक हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अच्छा, जब बेंजीन के ऊपर CH3 समूह लग जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं टोलुइन। ये सब ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि टोलुइन कैसा होता है, तो ऐसा होता है, आगे चल के आएगा ये। और जब OH समूह लगेगा, यानी अल्कोहल वाला समूह लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो इसका नाम फिनॉल होना चाहिए। नहीं, जब बेंजीन के ऊपर लगेगा तो ही इसका नाम होगा फिनॉल। अभी इसका नाम ये जो है, इस वाले इस सीधी श्रृंखला में जब आते हैं तो नॉर्मली इनका नाम क्या होता है? एमाइन। और जब ये बेंजीन के साथ जुड़ेंगे तो इनका एक नाम हो जाएगा, इस पूरे को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिलीन। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक अम्ल। COOH जो है ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसको हम लोग कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइक अम्ल। जब कभी भी आप बेंजोइक अम्ल बोलोगे तो गूगल आपको यही स्ट्रक्चर बना के दे देगा। और ये जो होता है, ये एल्डिहाइड समूह है, हमने अभी आपको बताया, तो ये होता है बेंजल्डिहाइड। ये क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को भी हम लोग सीख गए हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, सभी क्या होते हैं? सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो चूँकि ये फर्स्ट आपका डेमो लेक्चर है, इसमें मेरे घर के आसपास बहुत सारा नॉइज़ है, जिस वजह से हो सकती है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बट इसका एक सॉफ्ट कॉपी आप बना लीजिएगा, हार्ड कॉपी बना लीजिएगा घर पे, ताकि जो है चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होती जाए। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ अलग अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी नहीं लगेगा, इस बात का वादा है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।